तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे और संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस शो को पसंद किया और साथ साथ आपने हमें टॉपिक्स भी बताए जो हम आने वाले शो में रखें। बहुत ज़रूरी होता है आप लोग का फीडबैक देना, क्योंकि हम भी सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात की जाए जो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोग भी अपने इश्यूज़ को हमारे साथ डिस्कस करें। कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को घर में बैठे बैठे ऐसी चीज़ें, ऐसी मालूमात हो जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो भी आप ही लोगों का बताया हुआ है। इसमें है गैस्ट्रिक इश्यूज़ और जनाब इंडाइजेशन। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो मोहब्बत दिखाने का एक भरपूर तरीका ये है कि एक दूसरे को खानों पे बुलाया जाए। मुझे याद है जब मेरे एग्ज़ाम्स पास होते हैं तो मेरे भी मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि चलो मेरी तरफ से ट्रीट। इसी तरह किसी की नौकरी में कामयाबी होती है या किसी की शादी या मंगनी होने वाली होती है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि खाना क्या रखा जाए, क्या खिलाया जाए। ये हमारा मोहब्बत दिखाने का एक तरीका है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आखिरकार कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ जनाब एक वाबस्तगी रखें। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ज़्यादा खाने से या बेतहाशा मुरगन खाने से हमारा मासूम मैदा, हमारे जो स्टमक है उसका क्या हाल होता है। तो आज हमने सोचा कि आप लोग इस बारे में भी सोचें कि ज़्यादा खाने से हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहे होते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना कभी भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा, अगर एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सिगरेट पीने की आदत होती है, उन लोगों में भी डाइजेशन के बेतहाशा इश्यूज़ होते हैं। साथ साथ वो लोग जो अल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम जिनके साथ होते हैं, और ऐसी बहुत सारे बीमारियां हैं जो हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज़ के साथ बहुत बुरी तरह एसोसिएटेड हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास आते एसिड पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि मेरे पेट में बेचैनी है, मेरे पेट में मरोड़ होती है, गैसेस बन जाती हैं और मैंने दुनिया भर का इलाज कराया है लेकिन मेरा पेट का मसला हल नहीं होता। जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है कि इसको एंजाइटी का इशू है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसको मैनेज नहीं कर सकता। तो अमेजिंगली मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके मैदे के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गैसेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको बेसिकली कोई साइकेट्रिक इशू हो और जिसको आप बुरी तरह ट्रीट ना कर रहे हों और उसकी वजह से आपका मैदा ख़राब हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं इंट्रो में बता दूंगा तो मेरे ख्याल से शो ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो गेस्ट हैं, वो भी हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर में। और साथ साथ मेरे पास हमेशा की तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग हैक्स, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक बार फिर ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ। अब हमारा जो सेगमेंट है वो बच्चों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑल अबाउट वैक्सीन। आइए देखते हैं। जब भी बच्चों के हवाले से बात होती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बच्चे होते ही इतने मासूम हैं और आज का बच्चा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, तो क्यों ना हम उनकी बुनियाद को जितनी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बनाएं। जिस तरह एक बिल्डिंग जब तैयार होना शुरू होती है तो उसकी बुनियाद, उसके पिलर्स, वहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो बच्चे की बुनियाद का जो काम है उसका आगाज़ होता है वैक्सीनेशन से, जिसको हम कहते हैं हिफाजती टीके। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आगा खान हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो आज हमें बताएंगे बच्चों की बेसिक इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो आज हम इनसे मिलते हैं डॉक्टर नवाज़ गाहो से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए संडे को टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बचपन से सुनते आते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, आपके सवाल की तरफ आने पर एक आपने लफ्ज़ बोला था कि बल्कि जुमला बोला था कि कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी बेस बड़ी मजबूत बनाते हैं जी। ठीक है, तो एक न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसमें अगर हम
उसके बेस की बात करें तो उसके दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इम्यूनाइजेशन और दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। जिस बच्चे को डे 1 से मदर फीड मिलना शुरू हो जाता है तो मदर फीड में भी इतनी अल्लाह ताला ने वैक्सीनेशन रखी है, इम्यूनिटी रखी है, हाई लेवल की जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स रखी हैं जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं कि वो एक किस्म की वैक्सीनेशन के तौर पे यूज़ होता है। एक बच्चा जिसको मदर फीड नहीं मिल रहा एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जिसको बोतल फीड मिली, उनमें आने वाले वक्त में ग्रोथ का, उसकी जो इम्यूनिटी का, उसकी IQ का दिन रात का फ़र्क होता है। तो पहली वैक्सीनेशन जो बच्चे की मैं काउंट करता हूँ वो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को इनिशिएट किया जाए और अप टू 6 मंथ तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना उसके अलावा पानी, ना गुट्टी, ना शहद, कुछ भी नहीं, ग्राई वाटर कुछ नहीं। मतलब ये तो आप किसी भी, चाहे वो सोशल मिडिल क्लास हो या कहीं गरीब से हो, बात तो शुरू उसको तो ये सारी चीज़ें तो मुहैया पहली वैक्सीनेशन तो ये है। फिर अब वैक्सीनेशन जी जो इम्पोर्टेंस है वो वही है कि बेसमेंट आपने मजबूत बनाया। तो डे 1 से ही हम पहले दिन ही बच्चे को जो वैक्सीनेशन लगाते हैं उसमें BCG और इस तरह की लगाते हैं, आगे चल के बात करेंगे। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंस रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग को हम एज ए वैक्सीनेशन काउंट करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है उसको डायरिया भी होगी, बहुत सारे और नमूनिया भी होती है, बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आपने कहा कि हेपेटाइटिस B और C इस तरह की जो है ये जो है एक वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो हमारे कम्युनिटी में हर जगह फैली हुई हैं। हम ज़रूर नहीं घर घर में बॉयल वाटर पिया जाता है या स्टरलाइज तरीके से पानी पिया जाता है, हर घर में मिनरल वाटर भी नहीं पिया जाता है। आपने देखा है होटलों पे पानी चलता है, गन्ने के जूस पे बहुत सारे जो हैं लोग गर्मी में जाके खड़े हो जाते हैं, नींबू के जूस पीते हैं। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक साइड इफ़ेक्ट शुरू करते हैं, पीने के बाद ओरल रूट से जाती हैं। और इसमें भी इम्यूनिटी के प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस A और B की वैक्सीनेशन बड़ों में भी है, बच्चों में भी है। तो B की वैक्सीनेशन जो हम शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं जब बच्चा 1.5 माह का होता है। तो जो हम गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है वैक्सीनेशन। तो ये 6 वीक्स पे लगती है, फिर 10 वीक्स पे लगती है, फिर 14 वीक्स पे लगती है। उसमें हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। अच्छा, अगर बचपन से ही हेपेटाइटिस की भी वैक्सीनेशन हो जाए तो हेपेटाइटिस होने की चांसेस कितने कम हो सकते हैं? देखो, इसकी इम्यूनिटी 100% कोई वैक्सीनेशन नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपके आने वाली जो लाइफ है उसमें आपकी जो है रोज़मर्रा का शेड्यूल क्या है, आप कंटामिनेटेड चीज़ें कितनी खाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन 90% जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो हिफाजती टीके हैं जिसको हम सुनते आ रहे हैं, किस एज में कंप्लीट हो जाने चाहिए? और अगर फ़र्ज़ करें कुछ लोगों में देर सवेर हो जाती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो फिर क्या करें, कहाँ जाएँ? बड़े परेशान हाल में वो आ रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छी सा गाइडलाइन दें। देखो, हमारे पास पाकिस्तान में 2 शेड्यूल हैं। एक है EPI का एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करती है, दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल चलाता है। EPI जो है वो एक 9 मंथ तक कंप्लीट वैक्सीनेशन करती है, जिसमें तकरीबन 10 बीमारियों को कवरेज मिलता है, जिसमें आपने BCG की बात की, ट्यूबरकुलोसिस की, पोलियो की हम बात करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन है, तशन्नुज है, खन्नाक है, काली खांसी है, गर्दन तोड़ बुखार है, और हेपेटाइटिस B है, और डायरिया है, और खसरा है। ये 10 बीमारियां ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से फुल कवरेज मिलता है और ये सब फ्री भी होता है, सब फ्री ऑफ कास्ट। अफसोस इस बात का है कि हमारे पास इन बीमारियों की वैक्सीनेशन फ्री अवेलेबल है और उसके बावजूद हमारे ऊपर इन बीमारियों का बर्डन भी है। आपने हेपेटाइटिस A की बात की, वो हम 1 साल पे बच्चों को करते हैं वैक्सीनेशन। चिकन पॉक्स हम हेपेटाइटिस के साथ लगा देते हैं 1 साल पे। MMR की वैक्सीनेशन जो होती है, जो खास लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हम लगाते हैं 15 मंथ पे। फिर 2 साल पे हम टाइफाइड का टीका लगाते हैं, जो कि हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन उस लेवल पे काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। बाकी वैक्सीनेशन को हमने नमूनिया की वैक्सीनेशन को ऐड कराया, डायरिया की वैक्सीनेशन बहुत कॉस्टली वैक्सीनेशन थी, उसको हमने EPI में फ्री ऑफ कास्ट ऐड कराया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम किसी तरह से टाइफाइड जो है इस वैक्सीनेशन में। देखिए, आपको डॉक्टर साहब ने मुख्तसर टाइम में पूरे 2 साल की वैक्सीनेशन का पूरा स्केड्यूल बताया है। आई होप इस बात को आप सुनेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें भूल भी जाएँ तो आप YouTube पे दोबारा देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हम गुज़श्ता 1 साल से कोरोना की वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और सारे मिलकर दुआएं कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ जाए तो हमारी इस बीमारी से जान छूटे। लेकिन जिस चीज़ की वैक्सीनेशन हमारे पास पहले ही पड़ी हुई है और वो गवर्नमेंट हमें फ्री प्रोवाइड कर रही है, उसकी हमें कोई फ़िक्र होती नहीं। उसकी बीमारी होने का हम इंतज़ार करते हैं, और जब हो जाती है तो हमारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे तकलीफ़ में रहते हैं और उनको हम ले लेके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है हम उसको अवेल करें, क्योंकि कोरोना का तो मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा कम है। अगर 100 को होता है तो 1 या 2 को ऐसा है कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका मसला है। लेकिन जो बीमारियां ऑलरेडी हमारे माशरे में हैं,
काली खांसी है, खसरा है, मीज़ल्स है, तमाम चीज़ों का इलाज तो हमारे हाथ में है। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना शुरू करें, क्योंकि माँ बाप का माँ बाप बन जाना ही काफ़ी नहीं है, उनको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। कि एक सिस्टम है ये दोनों का जो कि एक बच्चे को लेके चलता है। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ बात कर रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, कुछ सवालात और मेरे जहन में, तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जी, बात हो रही है पोलियो को हराने की, पोलियो को अपने मुल्क से निकालने की। इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही नफीस तरीके से आसान अल्फाजों में आपको समझाते हैं। तो कुछ सवालात और भी आइए इनसे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि अगर रूटीन में कोई फैमिली पोलियो के टीके या कतरे वो पिला रही है, और उसी बीच में कैंपेन वाले उनके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें बच्चे के कतरे पिलाने हैं, और वो फैमिली हो जाती है परेशान, मना करना उनके लिए मुश्किल है, तो क्या करें? कोई कार्ड सिस्टम प्लीज़ हमें बताएँ। देखें, पहली बात तो ये है कि ओरल पोलियो जो हम पिलाते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, वेरी सेफ। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि पोलियो हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। इवन कि आप एक दिन करवा के आए हैं किसी सेंटर से और दूसरे दिन पोलियो की टीम पहुंच जाती है तो आप पिला सकते हो। अच्छा, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि खुदा न खासा सेकंड डोज जाएगा तो उसमें कोई मसला हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम ये भी करते हैं कि बच्चे को पोलियो पिलाया और बच्चे ने वोमिट कर दिया, एग्जैक्टली, हम दोबारा पिला देते हैं। सही, दोबारा पिला देते हैं। को अगर 1-2 डोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मेरे ख्याल में जो आपका सवाल है कि बिल्कुल पिलाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अमूमन लोगों को पता है कि किस एज से पोलियो के कतरे स्टार्ट करने चाहिए, लेकिन आप ये बताना ज़रूर है साथ साथ कौन सी लास्ट एज है जहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें इस बच्चे को कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं है? थोड़ा सा पूरा साइकिल बताइए। देखो, हम उस एज ग्रुप को फोकस कर रहे हैं जिसमें पोलियो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ये है 1 से 5 साल तक की एज है। पोलियो तो हम एट द टाइम ऑफ बर्थ पिलाते हैं, और जो हमारी जो पीडियाट्रिक एज जो ग्रुप है वो है अप टू 5 ईयर्स। जब आप 5वीं बर्थडे मना लेते हैं तो उसके बाद पोलियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर एडल्ट्स में पोलियो पिलाया जाता है। आपको पता है हमारे पास जब पोलियो पिलाया तो एयरपोर्ट पे पोलियो पिलाया जा रहा था। मैं जब हज पे जा रहा था तो मुझे पोलियो पीना पड़ा सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आप एडल्ट में पोलियो पिला सकते हैं। आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पोलियो का ब्रेक अब ज़्यादा है, फैला हुआ है, तो आप भी पोलियो पी के जा सकते हो। तो इसकी एज लिमिट नहीं है। लेकिन जो पीडियाट्रिक एज है जिसमें हम ज़रूरी समझते हैं, वहाँ जहाँ पोलियो का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को पोलियो का जो इंसिडेंट ज़्यादा हो रहा है पोलियोमाइलाइटिस का, तो उस एज ग्रुप को हम कहते हैं अप टू 5 ईयर्स। ठीक, अगर फ़र्ज़ करें पोलियो के कतरे हम किसी बच्चों को ना पिलाएं, इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स तो आपको पता है बेतहाशा हैं, सुनी सुनाई बातों पे हम इतना चलते हैं कि हमें कभी रिसर्च करने की ज़हमत नहीं करते। अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है एक आम बच्चे के मुताबिक? एक तो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, अपाहिज होना बहुत बड़ी ख़तरे की बात होती है। किसी का हाथ कट जाए, किसी का बाजू कट जाए, किसी की टांग कट जाए, लेकिन ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये दोनों टांगों से माजूर हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ये जो वायरस है ब्रेन पे बसर करता है, उनको गर्दन और बुखार, इनका फाइटस हो जाता है। इसी तरह से उनको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होते हैं, निगलने में बहुत तकलीफ़ होती हैं अगर कोई बच्चा बच जाता है। तो इवन ये सब सिस्टम अगर एक साथ मिल जाएं, उस बच्चे के ऊपर जो है ना अटैक हो जाता है, सीवियर किस्म की जो है वायरल इन्फेक्शन होता है उसको, तो उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से पोलियो न पिलाने से हमारे ड्रॉबैक। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो नुकसान हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, अगर किसी बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो वो बच्चा पोलियो का शिकार हो रहा है और वो पोलियो पूरे कम्युनिटी में फैला रहा है। अच्छा, जहाँ बात है। जी, क्योंकि पोलियो फैलता है ख़ासतौर पर बच्चे के या किसी भी स्टूल से फैलता है। बच्चा जब स्टूल पास करता है, वो जब सॉइल में मिल जाता है, उसके बाद वो वाटर में शामिल हो जाता है या ज़मीन से कंटामिनेट होकर उस पानी, आपको पता है हमारे पास सीवरेज का सिस्टम क्या है, वो पानी आप मुंह हाथ धोते हो, आप उनमें जो है शावर भी लेते हो, पीते भी है वो पानी, तो ओरल रूट से फैलता है, जीआईटी में जाता है, पेट में जाता है, तो पूरे आहिस्ते आहिस्ते जो है पूरे जिस्म को फैल जाता है। तो वो बच्चा जिसको हमने वैक्सीनेशन नहीं की, ऐसे ये नहीं समझे कि उस बच्चे को सिर्फ खतरा है, उससे पूरी कम्युनिटी को खतरा है। मतलब ये कि एक माँ बाप को जहाँ पे अपने बच्चे का तो ख्याल करना ही है, वहाँ पे एज अ कम्युनिटी मेंबर अपने इलाके का, अपने लोगों का भी उतना ही ख्याल करना है जितना कि आपको अपने बच्चे का करना। देखिए, आप जब भी मैं किसी भी डॉक्टर से बात करता हूँ, ख़ासतौर पे बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भरपूर तरीके से काम कर रही है हमारे आने वाले मुस्तकबिल को सेव करने के लिए, लेकिन वो एक तरफ से काम नहीं हो सकता जब तक हमारी फैमिलीज़ इस बात को अंडरस्टैंड ना करें। हमारा फुकदान यही है, और मैं हमेशा हर शो में बात करता हूँ कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखते, हमारी अप्रोच रिएक्टिव होती है, चाहे वो कोई भी मामला हो।
लेकिन इस मामले में जहाँ हमारे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ हमारा बच्चे के सेहत का बात हो, तो वहाँ कम से कम रिएक्टिव नहीं हो सकते हम। क्योंकि अगर आप प्रोएक्टिवली चीज़ के होने से पहले उस चीज़ को संभाल लें जिसमें सिर्फ वैक्सीनेशन ही शामिल है और कोई चॉइस नहीं है, तो आप बच्चे के मुस्तकबिल को बहुत ही हंसते खेलते बना सकते हैं। जहाँ पे हम बच्चे के लिए सामान ख़रीदते हैं, तोहफे ख़रीदते हैं, तोहफ़े ख़रीदते हैं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि उसकी वैक्सीनेशन प्लान भी बर्थडे में शामिल करें और उसी के साथ 2 साल में उसकी पूरी की पूरी वैक्सीनेशन कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए जब बच्चा 2 साल का हो रहा हो। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे के साथ कोई ज़्यादती माँ बाप से हो गई लाशोरी तौर पे, तो बच्चा अगर अपाहिज होता है तो वो तो माँ बाप से ही पूछेगा कि मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा था, आपने मेरे साथ क्या किया, तो फिर आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। तो सोचें इस बात को बहुत संजीदगी से और बच्चों की जो इम्यूनिटी को मजबूत करने के टीके हैं वो लगवाएं। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग से एक टॉपिक है जिसको कहते हैं पेट में गुड़गुड़ होना, मतलब इनडाइजेशन और गैस्ट्रिक इश्यूज़। तो आप लोग हमारे साथ यहीं पे जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आ रहे हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, एक बार फिर आपके साथ। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पोलियो की, अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की, उस इशू की जो कि यकीन करें कि हर घर की कहानी है। और इसको हम बात करेंगे, जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है हेल्थ एंड वेल बीइंग। अमूमन आपने ये आवाज़ें घर में सुनी होंगी, मेरे पेट में मरोड़ है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे कब्ज़ हो रहा है, या मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। इस किस्म की सिम्टम्स और कंडीशन अमूमन हमारी फैमिली मेम्बर्स बता रहे होते हैं। लेकिन वो इस सिम्टम्स को तो समझते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जान पाते कि ये हो क्यों रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, और ना जानने की वजह से वो उस अमल को दोबारा करते रहते हैं और वो हमेशा उस विशियस साइकिल में फंसे रहते हैं। हमारे जो लोग हैं उनमें अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि रिसर्च करने का बहुत फुकदान है। मोबाइल्स में बैठे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन कभी कोई आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो हमारे मसाइल से जिसका ताल्लुक़ हो। तो हमने सोचा कि हम खुद आपको वो टॉपिक लेके आपके पास आएँ जो कि आप इस शो को देख के इसके बेसिक नॉलेज के बारे में समझ सकें। इसी हवाले से हमारे साथ जो डॉक्टर हैं आज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और उन आगा खान में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं, और उनका नाम है डॉक्टर अदियुर रहमान। आइए आज इनसे बहुत सारी बातें करते हैं रिगार्डिंग गैस्ट्रिक इश्यूज़ के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो पेट के हवाले से बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे जाहिर होती हैं? देखिए, बहुत कॉमन कॉज जो है हमारे यहाँ गट एक सिम्टम्स और डिस्पेप्सिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और ये कॉमन बीमारियां हैं जिसके पेट तेज़ाबियत की शिकायत, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, खाने के बाद बोझ रहना, और पेट में तकलीफ़ जिसको हम अल्सर की शिकायत कहते हैं कि खाने के बाद तकलीफ़ हो रही है, जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन कैसा आता है। तो कभी वो खाली पेट भी हो सकता है, खाने के बाद भी हो सकता है। तो जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, ये स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अल्सर रिलेटेड और नॉन अल्सर रिलेटेड सिम्टम्स दोनों। तो और ये कॉमन बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को ओकेजनल डायरिया होता है, लूज स्टूल्स होते हैं, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ लोगों को कभी कभार स्टूल में ब्लड आता है जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड भी होता है और दूसरी कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का बहुत पेशेंट्स आते हैं और ये अक्सर लोगों ने ये नाम सुना होगा कि IBS। सो IBS क्या चीज़ है? इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम्स जिसमें आप सेंसिटिव, आपकी इंटेस्टाइन सेंसिटिव होती है, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दैट वी सी, मोस्ट कॉमन स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। सबसे कॉमन कॉज अपनी क्लिनिक्स में इन पेशेंट्स का देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी को पेट के अमराज हो रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कौन सी ऐसी बेसिक लाइंस हैं जहाँ पे उसको घर से अपनी रेमेडीज़ करने के साथ अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? देखिए, पेट की जो बीमारी है उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन्फेक्शस कॉजेज़, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, या एसिड पेप्टिक डिजीज़ या तेज़ाबियत की शक्ल में। तो यूजुअली जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फीवर या डायरिया, यूजुअली एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एक्यूट फूड पॉइजनिंग होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ
रिमिटिंग होती है। सही बात। और कभी कभार हम शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, लेकिन ये अगर आप दही का इस्तेमाल करें और अच्छी हाइड्रेशन रखें, हल्की गज़ा लें, तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस या फूड पॉइजनिंग ये खुद ही सेटल हो जाती है। और लेट नाइट स्नैक ना करें, कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स ना करें, और जो है खाना जो है एकदम से पेट भर के ना खाएं। और ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, और वेट रिडक्शन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, दो बातें होती हैं हमेशा। एक ये कि आपको डॉक्टर बताता है अपनी तरफ से मालूमात, दूसरा वो बताता है कि आपने क्या करना है। ट्रीटमेंट या किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए दोनों एंगल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने एक बड़ा कीवर्ड बताया जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन लिफ्ट नहीं कराते, वो है कि खाने को जल्दी खाएं। स्टमक हमारा भरा हुआ होता है खाने से और हम लेट जाते हैं, फिर रिफ्लक्स होते हैं हमारे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने ये बताई कि खाना टुकड़ों में खाएँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी प्लेट को एक ही दफ़ा में यहाँ तक भर लेना है और उसके बाद आप डकारे मारते फिरें पूरे घर के अंदर परेशान रहें। तो ये दो बातें अगर आप कर लें तो आई बिलीव एज अ डॉक्टर कि शायद आपको दवाई और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बहुत सारी बातें और हैं मेरे माइंड में, डॉक्टर साहब भी यही हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम जा रहे हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैदे के इलाज में एलोपैथिक का तो रोल है ही, लेकिन कुछ रेमेडीज़ भी हैं जो बड़े मज़े की हैं और अमेजिंग हैं। अगर आप इसको घर पर इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर हो सकते हैं। जैसे कि इसफगोल, अमूमन इसफगोल को हाजमे के लिए बहुत ही बेहतर समझा जाता है। अगर आप इसको पानी में या दूध में भिगो दें और आधे घंटे जब ये फूल जाए तो उसके झाग को हटा के आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी पी लें तो आप यकीन करें कि आपकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुराना कब्ज़ ख़त्म हो सकता है। इससे आपकी जान छूट सकती है। साथ साथ ऑलिव ऑयल का नाम किसने नहीं सुना होगा। अगर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छे तरीके से करें तो उससे भी आपकी जो पूरी की पूरी नाली है हाजमे की वो कुछ बेहतर होती है, खुश्क नहीं होती, और उससे आपका कॉन्स्टिपेशन में बेहतरी आती है। तीसरी हम बात करते हैं अमूमन अल्सर की, सीने में जलन की, तेज़ाबियत की। अगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करें जिसके अंदर बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो क्विक रिलीफ करता है हमारे मैदे के अंदर, जिससे आपका अल्सर वाली जो कंडीशन है वो बेहतर होती है। तो बेकिंग सोडा अपने खानों में मिला के अगर आप लेंगे तो आपकी अल्सर से जान छूट जाएगी। साथ साथ जिंजर हमारे घर में बल्कि हमारे किचन में एक अहम जुज़ है। जिंजर का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़े से अगर आप अपने खाने पीने में करेंगे तो उससे आपका जो स्टमक में एसिड है वो जिंजर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ की तेज़ाबियत को कम करके आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो आखिरी बात, एलोवेरा जूस। किसने नहीं सुना होगा एलोवेरा का नाम, घी कवार जिसको उर्दू में कहते हैं। अगर इसके जूस को हम किसी भी तरीके से अपने खानों में, अपने छोटे से ड्रिंक में इस्तेमाल कर लें तो इससे हमारा जो मैदा है उसकी सोजिश में बहुत कमी आती है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिसकी वजह से उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है, जो मैदे के अंदर अगर कुछ अल्सर जैसी कंडीशन है उसको ठीक होने में मदद मिलती है। ये तमाम चीज़ें आपस में आप मिक्स एंड मैच करके करें तो इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके पेट के अमराज बहुत बेहतर होंगे। और आखिरी बात, टेंशन से परहेज़ करें। जी जनाब, तो हमारा बातों का सिलसिला जारी है डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम अमूमन लोगों को चीज़ों में मना करते रहते हैं तो डॉक्टर से लोग चिढ़ते भी बहुत हैं। तो एक बार आप फिर बताएं कि किन किन खानों से हमें इंतजाम करना चाहिए जो कि हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज़ को ख़राब करते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है और मुझसे पेशेंट्स भी ये सवाल करते हैं कि हम क्या खाएं। तो मैं बहुत सिंपल से उनको जवाब देता हूँ कि हमारा कल्चर इज़ वेरी रिच। आप घर का बना हुआ खाना खाएं, जो आप वालदा बनाते हैं, आपके वाइफ जो बनाती हैं, जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो घर का खाना है दैट इज़ हेल्दी। आप जो बाहर जो हम फास्ट फूड खाते हैं, बारबेक्यूज़, वो अनहेल्दी हम उनको कंसिडर करते हैं। और खाने में जो है दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब दही का इस्तेमाल और ये कैसा है? जी, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं और दीज आर हेल्दी बैक्टीरिया, और वो हमारे गट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो नेसेसरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए, डिफरेंट विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो ज़रूरी है। और दिस इज़ हमें दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक, पपीतों का बड़ा सुना है, क्या कहते हैं आप?
जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत पुरानी रेमेडी है बहुत और ये इस्तेमाल फ्रूट जो है कोई भी, मेरे ख्याल में कोई भी फ्रूट मना नहीं है, वो लेना चाहिए। और मौसमी फ्रूट ख़ास तौर पे, और ये तो फेमस सेइंग है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और अगर दिन में एक फ्रूट कोई भी आप लें जो मौसमी फ्रूट हो, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, पानी, हमें पाकिस्तान में लोग पानी पीने में काफ़ी भूल जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो पानी पीना और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के क्या फ़वाइद हैं GIT के हवाले से? देखिए, हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आते हैं और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और डिहाइड्रेशन हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे ज़्यादा कॉज कॉन्स्टिपेशन का डिहाइड्रेशन ही है। अगर आप अच्छी हाइड्रेशन रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपका स्टमक जो है, सुबह उठते ही आप 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पिए ताकि आपका स्टमक क्लीन हो। कितना ग्लास पूरे दिन में हम पानी कंज्यूम करें जिससे हमारे पेट के अमराज बेहतर रह सकते हैं, कुछ आइडिया है? यस, एटलीस्ट 2 लीटर मिनिमम। 2 लीटर के करीब। जिन पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम है और जिन लोगों को हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको अपने जो फिजिशियंस हैं उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक वो पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन रूटीन जो हेल्दी पीपल को मिनिमम 2 से 3 लीटर जो है वो पानी ज़रूर पीना चाहिए। और ह्यूमिडिटी हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा है उसके साथ। अच्छा, घर के खानों में डॉक्टर साहब क्या आप बताएंगे फ्रूट्स में थोड़ा सा, और ताकि लोगों तक पहुँचे? उनकी बात, घर की चॉइस बड़ी कम होती है। देखिए, वी आर वेरी लकी, और अगर आपने अब्रॉड ट्रैवल करा हो तो जो फ्रूट्स हमारे यहाँ, हम जो नेमतें हमें अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है। और उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो मज़ा है, वो ऐसा है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। चाहे आप सेब ले लें, चाहे आप बनाना ले लें, या ऑरेंजेस, या और भी दूसरे ग्रेप्स वगैरह, तो सारे फ्रूट जिनमें फ़ाइबर होता है, तो फाइबर इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट जूसेस जो है, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। मैं यही सवाल था मेरा डॉक्टर साहब कि क्या चीज़ों से फिर हमें दूर रहना है? आप ये जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, ये किस हद तक हमें से? जी हाँ, बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम वीकेंड्स पे जाएं और किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पे बहुत लंबी क्यूज़ लगी हुई होती हैं। तो यूजुअली ऐसे मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ, आप घर में बना हुआ खाना खाएं। जो चीज़ आपने बनानी है, आप घर में बनाएं। और ये जो बच्चे चिप्स खाने, बिल्कुल फास्ट फूड दी, और ये ओबेसिटी का मोस्ट कॉमन कॉज यही है। ये अब बच्चों में भी ओबेसिटी डेवलप हो रही है कि वो फास्ट फूड्स, बर्गर्स, चिप्स, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और हमारा जो कल्चर है, इसमें स्पाइसी खाने बहुत खाए जाते हैं। तो स्पाइसी खाने लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता। तो आप तो स्पेशलिस्ट हैं, आप बताइए कि इस पर क्या? जी, स्पाइसेस हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और स्पेशली व्हेन हम जहाँ श्योर नहीं हो, जहाँ पे उसमें स्पाइसेस में मिलावट भी हो, फूड कलर्स उसमें मिक्सचर हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्पाइसेस का इस्तेमाल हम कम से कम रखें। और हम नेचुरल चीज़ें जैसे हरी मिर्च है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि फिजी ड्रिंक पीने से हाजमा हो जाता है, और उस चक्कर में बहुत लोग ड्रिंक्स पीते हैं खाने के बाद। इसके बारे में बताएं। नहीं, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर स्टमक, दे आर नॉट गुड फॉर योर किडनीज एज वेल। किडनीज़ के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, और इसमें जो डाइट स्पेशली आती है, तो उसमें एक हाइपोथेसिस ये कि उसमें कार्सिनोजेंस भी होते हैं। तो फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल भी जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप पानी पिएं क्लियर, तो दैट इज़ गुड इफ़ यू वांट। और अगर आपने टी की जगह ग्रीन टी आप इस्तेमाल करें, देयर आर हर्बल टीज़ अवेलेबल, डिफरेंट फ्लेवर्स में वो आई हैं, सो दीज आर गुड। बहुत अच्छी। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कावा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करें, दैट इज़ गुड। लेकिन ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये डिफरेंट जूसेस जो हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, एंड दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी नॉलेज हो गई माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा आपने कीमती चीज़ें हमें बताई हैं एक ही गो में। अगर आपके दिल में कोई ऐसा है जो आप अपने लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको मैसेज दें। देखिए, जो भी सिम्टम्स हो, सबसे पहले तो हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत डेवलप्ड है, तो दे डू दी ब्लड टेस्ट। वो स्टूल का टेस्ट करते हैं, स्टूल में कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, तो बेसिक जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो स्क्रीन टेस्ट आप ज़रूर करें। और उनमें अगर कोई चीज़ आती है, एबनॉर्मेलिटी आती है, तो आप फिर स्पेशलिस्ट को उस में आप कंसल्ट करें। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि टॉप 6 कैंसर्स में स्टमक कैंसर और कोलोन कैंसर आता है। तो ये स्टमक के से रिलेटेड जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, ये बड़ी आंत, कोलोन से रिलेटेड जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, स्टूल में ब्लड आ रहा होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ये हेमोरॉइड्स की वजह से या पाइल्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये और दूसरी वजहों से भी हो सकता है।
तो हेल्थ स्क्रीनिंग डिफरेंट टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाएं बेसिक, और फिजिशियन से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत हमें नॉलेज दी। अगर आपने इस 10 से 15 मिनट को गौर से सुना होगा तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि घर का खाना खाएं और बाहर के खानों से किसी हद तक आप इंतजाम करें। क्योंकि मैं साइकेट्री में काम करता हूँ, मुझे एक बात पता है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी से भी पेट पे हमला करती हैं। तो कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ों के साथ साथ अपने एंजाइटी को मैनेज करें, क्योंकि अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होंगे तो उसमें एक ख़ास चीज़ है जो कि हमारे पेट को हमला करती है और उसमें आपके गैसेस बनती हैं या आपके पेट में मरोड़ हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो हमारा जो डॉक्टर है वो इन चीज़ों को ट्रीट तो कर लेता है, लेकिन रूट ऑफ कॉज पे नहीं जा रहा होता कि पीछे से एंजाइटी या डिप्रेशन भी आ रहा है। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, नशे की जो चीज़ें हैं, नशा आवर चीज़ें, ये भी हमारे पेट के निज़ाम का बेड़ा गर्क करती हैं। कोशिश करें कि अल्कोहल को बिल्कुल ख़त्म करें लाइफ से, स्मोकिंग को कम करें, और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे पेट को बाज़ औक़ात बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एक स्मार्ट तरीके से हैंडल करें, क्योंकि इंसान में इतनी ताकत है कि अगर वो इल्म हासिल करने बैठे तो वो 10 कंप्यूटर से भी ज़्यादा इल्म हासिल कर सकता है। अपने दिमाग में इन चीज़ों को डालें, और हमारा ये जो शो है, ये शो करने का मकसद भी यही है कि हम लोग आपको वो तमाम नॉलेज, वो तमाम इंफॉर्मेशन घर में बैठ के दें जो कि आपके पास नहीं है और जिसकी वजह से आप लोग जनाब परेशान घूम रहे होते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। और डॉक्टर साहब ने जाते हुए एक बात बोली जो मैं ख़ुद आपसे बोलना चाहूँगा, ये मेरी आखिरी लाइन होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट संडे 11 बजे डॉन न्यूज़ पे एक बार फिर आपके साथ होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही काम का है उन नौजवान नस्ल के लिए जो नशा आवर चीज़ों में घिरे हुए हैं। आखिरी कोट है मेरी, एंड एपल अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। खुदा हाफ़िज़।